हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, तो आज हम पार्किंसन डिजीज क्या होती है बताएंगे, कॉजेज बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम आपको बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। पार्किंसन डिजीज। पार्किंसंस डिजीज इज characterized by the degeneration of dopamine producing neurons in the brain. This results in motor symptoms such as tremors, stiffness and balance issues along with non-motor symptoms like sleep disturbances and mood changes। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज, इसमें क्या होता है? डिजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। जो भी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें उनका क्या हो रहा है? डिजनरेशन हो रहा है। ठीक है, देन दैट मीन्स यहाँ पे जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, हमें ये पॉइंट याद रखना है, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसका क्या होने लगता है? सेल्स का डिजनरेशन होने लगता है। ठीक, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द बेसल गैंग्लिया एंड मिड ब्रेन। गॉट इट? देन दिस रिजल्ट, अगर जिसका डिजनरेशन हो रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रिमर्स हो सकता है, स्टिफनेस है, बैलेंस इशू है, along with the non-motor symptoms like sleep disturbance and mood changes। आगे हम briefly describe करेंगे। So, next, prevalence and demographics। Approximately 1% of individuals over the age of 60 are affected by Parkinson's disease worldwide. The incidence is slightly higher in men than women, with an estimated 10 million case globally। ठीक है, तो ये मेरा एक डेमोग्राफिक वेरिएबल तैयार किया गया है कि कहाँ पे कितने परसेंट केस मिल रहे हैं। इसमें हमारे रिसर्च में देखा गया है कि 1% जो केस है वो अप्रोक्सीमेटली किस एज में पाया जाता है? ओवर द 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। फर्स्टली है मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स आर हॉलमार्क फीचर of Parkinson's disease, including bradykinesia, tremors, rigidity, and postural instability. These symptoms can severely impact mobility and daily activities, often leading to a decrease in independence. Motor symptoms related to what? जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना? जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या हो जाता है? इनहिबिशन हो जाता है। लाइक ब्रेडिकाइनेशिया हो गया, ट्रिमर्स हो गया, झटके आना, रिजिडिटी, शरीर में अकड़न होना, एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चरल जो भी शरीर का फिजिक है उसमें भी क्या हो जाएगी? इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। दिस सिम्टम्स कैन सीवियरली इम्पैक्ट मोबिलिटी एंड डेली एक्टिविटी। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आएंगे तो ऑब्वियसली डेली एक्टिविटी में भी क्या होगी? प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, लीड टू डिक्रीज इन इंडिपेंडेंस। देन इसमें जो ट्रिमर्स होते हैं वो कैसे आते हैं? स्लो ट्रिमर, है ना, यूनिलैटरल, रेस्टिंग ट्रिमर्स एंड पिल रोलिंग ट्रिमर्स। इट इज अ की पॉइंट फॉर दीज ट्रिमर्स। ठीक है, पिल रोलिंग ट्रिमर्स। ठीक है, देन आफ्टर दैट rigidity is related to resistance to passive limb movement। देन इसका की पॉइंट है बेटा कॉग व्हील रिजिडिटी। बहुत ही ज्यादा जब हम किसी के मोटर फंक्शन चेक करते हैं तो इसमें जो रिजिडिटी होती है वो कैसी होती है? कॉग व्हील रिजिडिटी। जैसे जो रथ का पहिया होता है, लाइक धीरे 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 घूमता है ना? तो वैसे ही जब भी हम उसके कोई भी एक्टिविटी करेंगे, लाइक उसका अगर हाथ हमने उठाया तो बहुत ही धीरे, कॉग व्हील, जैसे कि वो रथ का पहिया एक बार घुमा, देन फिर घुमा, तो उसके ही अकॉर्डिंग हमारे हाथ की मोबिलिटी हो जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कॉग व्हील रिजिडिटी। ठीक है, देन ब्रेडिकाइनेशिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर, स्लोइंग ऑफ एक्टिव मूवमेंट, लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट एक्टिविटी, है ना, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या हो रहा है? जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो क्या हो जाती है? बहुत ही स्लो हो जाती है, तो उसमें क्या लगता है? लॉन्ग टाइम लगता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। ठीक है, देन postural instability।
पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी का मतलब है पॉस्चरल एंड गेट प्रॉब्लम, है ना। देन जो भी पोजीशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, झुक जाएगा पेशेंट। देन स्टैंड विद हेड बेंट फॉरवर्ड, है ना। अगर कोई भी पेशेंट है तो वो क्या होगा, सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, बेंट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा। देन सपलिंग गेट, very nice, suppling gait is the most common features for this feel glued feet, ठीक है। जैसे कि उसको लगेगा बहुत धीरे 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 से हमारे पैर आगे जा रहे हैं, ठीक है। देन अदर्स, और अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बेटा, डिस्फोनिया भी हो सकता है न, हाइपोकाइनेशिया भी हो सकता है। हाइपोकाइनेशिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। देन डिस्फोनिया इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद स्पीच, स्पीच में भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देन ये तो है मोटर सिम्टम्स। देन नॉन मोटर सिम्टम्स में हम देखते हैं जो हमारी एक्टिविटी से कोई भी रिलेट नहीं करते हैं, बट फर्क पड़ता है इन सिम्टम्स से, किस पे, एक्टिविटी पे। नॉन मोटर सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्लीप हो गया, स्लीप डिस्टरबेंस है, प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी पेशेंट को, डिप्रेशन होगा, फटीग होगा, थका थका महसूस करेगा, एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब वो ज्यादा सोच नहीं पाएगा, कहीं कहीं से उसको कॉग्निटिव फीचर्स में क्या होगा, अफेक्ट होगा। देन दिस ऑफन precede motor symptoms and can significantly affect overall well-being and mental health in patient, ठीक है। नॉन मोटर फंक्शन में क्या कर रहा है, मेंटल हेल्थ को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। देन आफ्टर दैट प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स, symptoms of Parkinson disease typically progress over time with gradual worsening of motor control and an increasing number of non-motor issues. This progression varies among individuals with some experiences milder symptoms for years. Symptom of Parkinson's disease typically progress over time. धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और ग्रेजुअली वर्सन मतलब और भी ज्यादा मोटर एक्टिविटी, मोटर कंट्रोल खराब होने लगता है, और जो भी नॉन मोटर इश्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या रहेगा पार्किंसन डिजीज का, सबसे पहले हमारे नर्सिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज का असेसमेंट एंड पेशेंट हिस्ट्री, ठीक। तो हम पेशेंट हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, है ना। पेशेंट हिस्ट्री जब कलेक्ट करेंगे तो उसके फीचर्स, अगर हमने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है तो उसके फीचर्स जो भी है, सिम्टम्स, वो हम क्या करेंगे, पेशेंट से कोरिलेट करेंगे। अगर एटलीस्ट 2 सिम्टम्स मिलते हैं तो हम पार्किंसंस डिजीज को डिफाइन करने में बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेंगे। क्यों, अगर हमें इससे भी 2 सिम्टम्स से भी कम सिम्टम्स मिलते हैं तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्किंसंस डिजीज ही हम डिफाइन कर पाए, ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज प्राइमरली क्लिनिकल, रिक्वायरिंग द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द कार्डिनल मोटर सिम्टम्स, राइट, 2 ऑफ द कार्डिनल मोटर सिम्टम्स, ठीक है। लाइक मोटर सिम्टम्स में मैंने जैसे आपको बताया है, ट्रिमर्स आ रहे हैं, है ना, पिल रोलिंग ट्रिमर्स हो गया, ब्रेडिकाइनेशिया हो गया, रिजिडिटी हो गया, देन पोस्चरल इनस्टेबिलिटी हो गया, है ना। तो इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स हमें मिलने ही चाहिए पेशेंट में, ठीक है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, कि स्पीच कैसा है, एक्टिविटी कैसा है उसका, वो मतलब उसका कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है। देन आफ्टर दैट सिटी स्कैन करेंगे। देन पेशेंट हिस्ट्री प्ले क्रिटिकल रोल्स इन कंफर्मिंग द डायग्नोस्टिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट का हिस्ट्री, जो हमें वो सिम्टम्स बता रहा है। हम लोग जानते हैं, सभी लोग नर्सिंग के स्टूडेंट जितने भी हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, बिहाफ ऑफ दैट हम इसकी डायग्नोसिस, पार्किंसन को डायग्नोस करने में, डिफाइन करने में ज्यादा ही हमें आसानी हो जाएगी अगर हमें ये सिम्टम्स पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पार्किंसंस डिजीज। क्या क्या कॉजेज हैं, किसकी वजह से पार्किंसंस हो सकता है। आइए, पहला जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक म्यूटेशन। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जैक्ट जो कॉज है इसका वो अननोन है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। देन आफ्टर दैट जो भी रिलेटेड कॉज है वो उसमें फर्स्ट है कौन सा, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक म्यूटेशन are known to play a significant role in Parkinson's disease. For instance,
म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन इज व्हाट, जब भी डीएनए का रिप्लेसमेंट हो जाता है इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है इसमें, कौन कौन से जीन्स में, एसएनसीए, पार्क 7, है ना, LRRK2 and PINK1 genes have been associated with an increased risk of developing the disease, particularly in familial cases। ठीक है, तो हम जेनेटिक फैक्टर में क्या हो रहा है, जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, एक्सपोजर टू सर्टेन इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स सच एज पेस्टिसाइड्स हो गया, हेवी मेटल्स हो गया एंड सॉल्वेंट्स हो गया, हैव बीन लिंक्ड टू हाई एंड रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दीज एजेंट कैन डिस्टरप्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू द डिजीज। ठीक है, एक्सपोजर टू सर्टेन इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने क्या बताया, इसका कॉज क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, मेटल्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, सॉल्वेंट हो गए, तो इनका अगर एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है तो दे में लीड टू कॉज पार्किंसन डिजीज सिम्टम्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम, एज एंड जेंडर इन्फ्लुएंस, इससे इतना तो हम कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ समटाइम्स एज एंड जेंडर अफेक्ट करता है, जैसे कि इसमें जो है जेंडर कैसे अफेक्ट कर सकता है, मोस्ट कॉमन किसमें हो रहा है, मेल्स में, है ना। देन एज जो हमने की पहले बताई है आपको 60। देन एज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर पार्किंसन डिजीज with incidence rate increase after age 60 years, है ना। Additionally, men are more likely than women to develop the disease, possible due to hormonal differences or genetic factor, है ना। हार्मोनल डिफरेंसेस हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से ये किसमें ज्यादातर कॉज हो रहा है, मेंस में कॉज हो रहा है। देन एज increasing after age 60 years, most commonly पाया गया है। Then neurobiological mechanism, neurobiological process involved in the Parkinson disease, including the degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra, right? The degeneration leads to a depletion of dopamine, which is crucial for regulating movement and coordination। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, हमने क्या बताया, न्यूरोनल सेल इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा इन बेसल गैंग्लिया में है, बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है एंड मिड ब्रेन। देन इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन को, किसके थ्रू, बाय रिलीजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, बाय रिलीजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनटू टिश्यू ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक, देन और क्या कर सकता है, फंक्शन इसका क्या है, डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। डिजनरेशन हो रहा है किसमें, सब्सटेंशिया नाइग्रा में, तभी तो कॉज कर रहा है क्या, पार्किंसंस डिजीज। ठीक, सब्सटेंशिया नाइग्रा समझ में आ गया। देन उसके बाद डोपामिन, डोपामिन क्या है, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये क्या कर सकता है, क्या क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लर्निंग में हेल्प करता है, मूड मूड स्विंग जो होते रहते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, मेमोरी में भी हेल्प करता है। तो इन दोनों सब का मतलब समझ में आ गया, डोपामिन इज व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर। देन सब्सटेंशिया नाइग्रा का क्या हो रहा है, इसमें डिजनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो द न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज इंक्लूड द डिजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा में पाया जा रहा है। दिस डिजनरेशन लीड्स टू अ डिप्लीटेशन ऑफ, किसका डिप्लीटेशन हो रहा है, डोपामिन का, विच इज क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और डोपामिन किसके लिए जरूरी होता है, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। ट्रीटमेंट में क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का इसमें डिप्लीटेशन हो रहा था, डोपामिन का। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जितना हो सके लीवोडोपा हमें देना है। ठीक है, लीवोडोपा प्राइमरी मेडिकेशन कन्वर्ट इनटू डोपामिन इन द ब्रेन।
Elevating motor symptoms, other drugs like dopamine agonist and inhibitor are also used to manage symptoms or side effects, aiming to prolong the therapeutic effect of levodopa. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्या क्या, लीवोडोपा सबसे मेन ट्रीटमेंट इसका क्या है, लीवोडोपा। ठीक है, देन हम लीवोडोपा विद कार्बिडोपा, ठीक है, लीवोडोपा विद कार्बिडोपा हम प्रोवाइड करते हैं। देन और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एग्जाम्पल बेंस्ट्रोपिन, है ना, ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, जो कि हेल्प करेगा। देन सर्जिकल इंटरवेंशंस में क्या क्या हो सकता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इज अ कॉमन प्रोसीजर फॉर पेशेंट विद एडवांस पार्किंसंस, देन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोड implanted in the brain to reduce symptoms. Surgery is considered when medication are insufficient or side effect become intolerable. Got it? Then after that, क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर किसी भी पेशेंट को क्या हो गया है, पार्किंसन डिजीज हो गया है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि इतनी सारी डिजीज हो रही है, पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रही है, ट्रिमर्स आ रहे हैं, रिजिडिटी हो रही है, ब्रेडिकाइनेशिया हो रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट होना चाहिए एंड कॉग्निटिव एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, आर वाइटल फॉर मैनेजिंग पार्किंसन सिम्टम्स। Engaging in social activity and therapies can help improve mental health and enhance overall क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये भी क्या कर सकती है, इतनी सारी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेन मैनेजमेंट जो भी है नर्सिंग मैनेजमेंट ही है। सब कुछ डिपेंड किस पे है, नर्सिंग मैनेजमेंट पे। हम आपको इस टॉपिक से अगर हम ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं इनको हटा भी देते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं कि आप पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, देन उसके बाद टाइम टू टाइम मेडिकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव मोबिलिटी, एक्सरसाइज से क्या हो सकता है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। इम्प्रूव बाउल एलिमिनेशन, अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कम चांस हो जाते हैं। देन इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस also that will lead to bowel elimination factor, then enhancing swallowing, improve communication, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, डिस्फोनिया है ना, स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसमें क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उसके स्पीच थेरेपी देके हम कम्युनिकेशन को भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं। इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव करने के लिए तो बोला जा सकता है पेशेंट को, लेकिन अगर वो सही है तब, अदरवाइज उसकी पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, कॉजेस पढ़े, रिस्क फैक्टर पढ़ा, सिम्टम्स पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ा, सर्जिकल मैनेजमेंट भी देख लिया, देन आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आशा करते हैं हम आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।